morning, students. Myself, Jay Maju, St. Thomas College, Assistant Professor, Education Department. आज हम शैक्षिक प्रशासन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम शैक्षिक परिस्थितियों में सारी चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए उस पर कार्य करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में एक नियंत्रण रखते हुए सारी चीज़ों को करते हैं। प्रारंभ में जो शैक्षिक प्रशासन जो है लोक प्रशासन का ही एक अंग है और लोक प्रशासन से के एक अंग होते हुए भी उनसे अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे शैक्षिक प्रशासन में यहाँ पर मानवीय मूल्यों को बढ़ाते हुए बालकों और विद्यालय से संबंधित सारी चीज़ों को आगे अच्छे से उसको नियंत्रित करते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए कार्य करते हैं ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके और समाज को और देश को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। कुछ यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ personal and of utilizing appropriate material in such as way as to promote effectively the development of human qualities. It is concerned not only with the development of child and youth but also with the growth of adult and particularly with the growth of school personnel. That means यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पर्सनली और सारी चीज़ों को यहाँ पर जो भी मटेरियल से शैक्षिक मटेरियल से संबंधित सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर बच्चों का बालकों का या यूथ का विकास करते हुए और ना ही मतलब बच्चों और यूथ का बल्कि यहाँ पर एडल्ट और बहुत सारे चीज़ों को ग्रोथ करते हुए यहाँ पर हम इस चीज़ का यूटिलाइज करते हैं। सेकंड कर लेंगे, सेकंड समझेंगे। द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन consists of the facilitating the development of goals and policy basis of teaching and learning, stimulating the development of appropriate program for teaching and learning and processing and the managing personnel and material to implement teaching and learning। यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से आप जो है ऐसे अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए ऐसी पॉलिसियों का यहाँ पर आप निर्मित करेंगे, बनाएंगे ताकि उससे वो टीचिंग और लर्निंग और स्टिमुलस और बहुत सारे डेवलपमेंट को किया जा सके। यहाँ पर आप देखोगे लर्निंग और टीचिंग का सही इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार बालकों को, समाज को और राष्ट्र का यहाँ पर बेनिफिट पहुँचा सके। आइए अब हम नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप देखोगे नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है शिक्षा का स्वरूप जो है वो उस पर आधारित करता है। जैसे कि आप जिस प्रकार से आप वहाँ पर व्यवस्था किस प्रकार का है, जैसे कि आप मान लीजिए कि शिक्षा का स्वरूप को आप जानने के लिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था है। जैसे कि यहाँ पर 4 टाइप दिए हुए हैं। एक होता है आपका सेंट्रलाइजेशन और सेकंड है डिसेंट्रलाइजेशन
और थर्ड है एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप देखोगे सेंट्रलाइजेशन जो होता है ये आपका जो है केंद्रीकरण शक्ति होता है। इसके अंतर्गत जो है जो भी प्रशासन जो होता है वो एक केंद्र साधन के अंतर्गत सारी शक्तियाँ आ जाती है, जिसके आधार पे वो स्वयं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, उसकी डिसीजन को लेता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट्स के जो उच्च संस्थाएं होती है, जैसे आप माध्यमिक शिक्षा मंडल हो सकता है, जैसे सीजी बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड हो सकता है। ऐसे जो बोर्ड्स जो होते हैं वो जो है केंद्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े डिसीजनों को, बड़े बड़े निर्णयों को लिया जाता है और उसकी केंद्र बिंदु जो है प्रशासन या नौकरशाही रहती है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेकंड जो होता है डिसेंट्रलाइजेशन होता है विकेंद्रीकरण शक्तियाँ होती है। विकेंद्रीकरण दैट मीन्स कि ये विद्यालय से संबंधित होता है या राज्य से संबंधित हो सकता है, जिला से संबंधित हो सकता है, जिसके अंतर्गत सभी अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको ड्यूटी दे दिया जाता है, असाइनमेंट दे दिया जाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है, जो उनको आगे आपस में बांट के सारे मिलजुल के उस सारी चीज़ों को किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस जो होती है वो पर्सन टू पर्सन ड्यूटीज को कंप्लीट किया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में कोऑर्डिनेशन बैठा के सारी चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखोगे विद्यालय कमेटी, शिक्षक, बालक, पेरेंट्स, अगर विद्यालय को रूप में के रूप में अगर हम इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर जो है विद्यालय की कमेटी, टीचर्स, पालक, पेरेंट्स और बच्चे जो हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर एक समन्वय व्यवस्था करते हुए, कोऑर्डिनेशन बनाते हुए सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हैं। और यहाँ पर थर्ड आ गया एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब है बाहरी प्रशासन, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि ये जो शैक्षिक प्रशासन जो है उच्च स्तर की जो संस्थाएं होती है उसके माध्यम से जो है सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के तरफ से विद्यालयों को, चाहे वो फाइनेंशियल क्षेत्र में हो, चाहे वो फिजिकली मतलब बिल्डिंग्स हो, टेबल्स हो, कुर्सी हो, लैब हो, खेल के मैदान हो, इत्यादि चीज़ों की व्यवस्था किया जाता है। उसमें पाठ्यक्रम और सारे चीज़ों को, सिलेबस को तय की जाती है कि वहाँ पर किस प्रकार से सारी चीज़ें सिलेबस चलाई जा सके। तो ये एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आएगी। और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो है विद्यालय से संबंधित चीज़ें, जैसे अगर विद्यालय में अगर प्रिंसिपल है अपने टीचरों के साथ, अपने मतलब कर्मचारियों के साथ, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ, टीचिंग स्टाफ के साथ और बालकों और पेरेंट्स के साथ मिल के एक ऐसी व्यवस्था तैयार करता है जिससे विद्यालय को चलाने में आसानी हो सके और उन्होंने जो निर्धारित जो उनका उद्देश्य है उस उद्देश्य को वो फुलफिल कर सके और समाज और देश को उसको लाभान्वित कर सके। अब आप देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके अंतर्गत जो है शैक्षिक प्रशासन जो है कार्य करता है। तो सबसे पहले है क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। तो पहला इनका उद्देश्य है कि जो शैक्षिक परिस्थितियों में बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास करने के लिए, कंप्लीट डेवलपमेंट करने के लिए उसके एक वातावरण तैयार करना है। जैसे कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, खेल के मैदान कैसे होंगे, क्लासरूम कैसे होंगे, क्लासरूम में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, टोटल मिला के जो विद्यालय का एनवायरनमेंट किस प्रकार का होगा, इस चीज़ को वो तय करता है। सेकंड है राइट एजुकेशन प्रोवाइडिंग बाय द राइट टीचर टू राइट चिल्ड्रन, सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना। शैक्षिक प्रशासन यहाँ पर आप देखोगे जो बालक होते हैं उनके लिए टीचर का अरेंजमेंट करता है, उनके लिए
सारी लर्निंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर वो ध्यान देता है कि सही बालकों को सही शिक्षक के द्वारा सही वे में उसको सिखाना, उनको मार्गदर्शन करना, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना, यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन का जो है ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है टू मेक एजुकेशन ए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, शिक्षा को उत्पाद का साधन बनाना है। शैक्षिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो जाता है कि जो शिक्षा को जो है उत्पाद का साधन बनाना है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखोगे ह्यूमन रिसोर्सेस की बात होती है, तो वो तभी बन पाएंगे जहाँ शिक्षा बेहतर हो, शिक्षा की क्वालिटी अच्छी हो, तब जाके डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, वकील्स, ऐसे कई प्रोफेशनल लोग तैयार हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो है हमारे देश में, हमारे समाज में ह्यूमन रिसोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के रूप में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है ensuring education and planning, शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना। यहाँ पर भी आप देखोगे शिक्षा जो है यहाँ पर इसके शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि शिक्षा को सुनिश्चित रूप से एक प्लान के एक अच्छे से प्लान तैयार करते हुए उस चीज़ को करना, ताकि यहाँ पर हम जो शिक्षा के गोल्स जो निर्धारित करते हैं, समाज के, राष्ट्र के जो गोल्स होते हैं, उस गोल तक हम आसानी से और अच्छे से पहुँच सके और बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट है डेवलप डेमोक्रेटिक अप्रोचेस, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि शैक्षिक प्रशासन का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है कि जो डेमोक्रेटिक व्यूज को डेवलप करना है, उसके अप्रोचेस को डेवलप करना है, ताकि यहाँ पर सभी बच्चों को अवसर मिले, सभी लोगों को अवसर मिले और वे अपनी पार्टिसिपेट को सुनिश्चित कर सके। नेक्स्ट है to make a decision according to the need of educational and to determine and implement policy related to education, शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार के अनुरूप निर्णय लेना एवं शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करना। यहाँ पर आप देखोगे जो पॉलिसीज होते हैं, जो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बनाते हैं, प्लान करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो है एक निश्चित रूप से आप देखोगे यहाँ पर उनकी शिक्षा के नीड क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उसके आधार पर, क्योंकि समाज और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार, उनकी परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार ही हम कोई भी चीज़ों को, पॉलिसीज को बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके जो आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र, कुछ क्षेत्र है जहाँ पर शैक्षिक प्रशासन जो कार्य करते हैं। पहला है लीगल रूल्स एंड अरेंजमेंट, है ना, कानूनी नियम व व्यवस्था, वैधानिक संरचनाएं। जैसे कि आप जान रहे हो कि शैक्षिक प्रशासन जो भी है आपका जो एक नियम, एक कानून और एक पॉलिसी के आधार पे ही वो कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन में सबसे पहले होता है कि किस रूप से, किस मतलब रूल एंड रेगुलेशन से ये कार्य करेगा। वहाँ पर आप तय करते हो कि कौन किस पोस्ट में है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार से कार्य होगा। ये सारी चीज़ें, कार्यों का वितरण और ड्यूटीज और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, यहाँ पर जवाबदेही की बात होती है। तो इस क्षेत्र में जो शैक्षिक प्रशासन जो है निश्चित रूप से बहुत ही नियम और कानून के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है। सेकेंड आ जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड अरेंजमेंट, बाल केंद्रित व्यवस्था। जैसे कि आपको मालूम है जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित शिक्षा है, यहाँ पर आप देखोगे शैक्षिक प्रशासन जो है टोटल बाल केंद्रित जो शिक्षा की
व्यवस्था पर ध्यान देता है, क्योंकि यहाँ की आज की जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी जो है वो बालक पर ही केंद्रित रहती है। उसकी रुचि के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसके सर्वांगीण विकास के आधार पर ही वो सारी शिक्षा व्यवस्था करनी होती है। इसके अंतर्गत जो है आप देखोगे कि शैक्षिक प्रशासन जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है स्टाफ सेक्शन, कर्मचारी वर्ग। यहाँ पर भी आप देखोगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि प्रशासन की बात है और शैक्षिक प्रशासन में जो कर्मचारी उसमें काम करते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो चतुर्वर्ग की श्रेणी के कर्मचारी हो, तो वहाँ पर उनकी भी ड्यूटीज़ को जिम्मेदारी को बांटा जाता है। उनके कार्यों का दायित्व किस प्रकार होगा और किस प्रकार से वो उस चीज़ को करेंगे, उनको छुट्टी कितनी मिलेगी, उनको सैलरी कितनी मिलेगी, उनकी वर्किंग आवर्स क्या होंगे, बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन, बालकों के साथ इंटरेक्शन, ये सारी जो है यहाँ पर तय की जाती है, ताकि जो कर्मचारी जो है सही ढंग से और अच्छे से अपने कार्य को अंजाम दे सके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। यहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो प्लानिंग जो है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका क्षेत्र है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के कोई भी उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी। कोई भी कार्य करने से पहले हमको एक निश्चित रूप से रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए कि इस चीज़ को किस प्रकार से हम कर सके, तभी उसका उद्देश्य पूर्ण होगा। नेक्स्ट है फिजिकल फैसिलिटीज, भौतिक और शारीरिक सुविधाएं। यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि आप फिजिकल फैसिलिटीज की बात यहाँ पर कि विद्यालय किस प्रकार के होंगे, खेल के मैदान किस प्रकार से होंगे, लैब कैसे होंगे, क्लासरूम कैसे होंगे, कितने रूम्स होंगे, कौन से सब्जेक्ट के लिए कैसे किस प्रकार से आप लैब का निर्मित करोगे, क्लासरूम के निर्मित करोगे, स्मार्ट क्लासेस बनाओगे, ये सारी चीज़ें आप शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत रहे, ताकि बच्चा उस विद्यालय में आने के बाद मैक्सिमम चीज़ का यूटिलाइज कर सके और अपने जो करिकुलर एक्टिविटीज़ का में भाग ले सके और अपने पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप कर सके। नेक्स्ट आ जाता है सिलेबस। सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ शैक्षिक प्रशासन भी सिलेबस पे कार्य करता है, क्योंकि सिलेबस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके शैक्षिक उद्देश्यों तक पहुँचने का मार्ग है। सिलेबस के आधार पर ही सारी चीज़ों को आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो और उसके आधार पर अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हो। तो ये निश्चित रूप से शैक्षिक प्रशासन का कार्य रहता है कि कौन सी क्लास के लिए, किस विद्यार्थी के लिए किस प्रकार से सिलेबस तय करे और इसका, ताकि बच्चा उसको लर्निंग जो है आसानी से कर सके। नेक्स्ट है मास पब्लिक रिलेशंस। यहाँ पर व्यापक जन संपर्क भी है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व रहता है, क्षेत्र रहता है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के से कांटेक्ट में रहे, ताकि वे सारी चीज़ों को बता सके, समाज को बता सके, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार सारी चीज़ों को सारी चीज़ें की फैसिलिटी जो है उनको उन तक पहुँचा सके, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, लोगों को जानकारी हो सके। तो इस आधार पर ये जो है साथ जो है आपका जो है स्कोप है, क्षेत्र है जहाँ पर शैक्षिक प्रशासन कार्य करता है। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर डिस्कस करेंगे। शैक्षिक प्रशासन का आधार, इसके 3 आधार हैं: एजुकेशनल एम्स, साइकोलॉजिकल सोशल बेस और साइकोलॉजिकल बेस। ठीक है, पहला देखेंगे हम इसके जो बेस हैं, शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल एम्स। अब निश्चित रूप से आप देखोगे जो मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट जो बेस है आपका जो एजुकेशनल एम्स है, शैक्षिक उद्देश्य, मतलब आपका जो है निश्चित रूप से आप देखोगे कि जो उद्देश्य से मतलब ये है कि जो समाज, संस्कृति और देश का क्या की परिस्थितियों के अनुसार हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि देश, परिस्थिति और काल के हिसाब से हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या हो सकता है। जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य
ये जो होगा उसी प्रकार से ही हम हमारा जो शैक्षिक प्रशासन भी उसी प्रकार से निर्धारित होगा। सेकंड चीज ये है आपका जो सामाजिक आधार सोशियोलॉजिकल बेस क्या है, तो आप निश्चित रूप से देखोगे कि यहाँ पर हम हमारे जो इंडिया में जो है डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट टाइप्स की जो है कल्चर यहाँ पर है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर है, रिलीजियस है, सभी लोगों की जो है मान्यताएं और धारणाएं जो अलग अलग हैं, फिर भी हम अनेकता में एकता की भावनाओं को लेके हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चलता है, तो उसी के आधार पर जो है सामाजिक आधार के अनुसार उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी संस्कृति क्या है और उनकी कल्चर क्या है, उसी के आधार पे भी आप जो है शिक्षा की व्यवस्था करते हो और उसी प्रकार से आप वहाँ पर जो है शैक्षिक प्रशासन को वहाँ पर व्यवस्थित करते हो। नेक्स्ट जो है साइकोलॉजिकल बेस जो है आपका जो है मनोवैज्ञानिक आधार जो है, ये भी यहाँ पर भी आप देखोगे शैक्षिक जो प्रशासन है मनोवैज्ञानिक आधार के आधार पर ही आप उसका जो है निर्धारण करते हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो है इंटरेस्ट, संवेग, इमोशंस और सारी जो भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा जो शैक्षिक जो व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको बच्चे के इंटरेस्ट, उनके स्वभाव, उनके कल्चर, उनके मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर तय करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये आज का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा में प्रशासनिक प्रक्रिया इस रूप से देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशासन की जो प्रक्रिया है, तो वहाँ पर कुछ स्टेप है, उसको ध्यान रखना जरूरी है। उस पॉइंट्स के आधार पर, उस स्टेप के आधार पर जो है आप जो है प्रशासन में जो है अच्छे निर्णय ले सकते हो और सफलतापूर्वक उस चीज़ को आप इंस्टीट्यूशन को चला सकते हो। तो सबसे पहले होना चाहिए आपका जो है डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय जो है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी कार्य को करने से पहले आप उसके बारे में अच्छी से आप उसके बैकग्राउंड को, उसके प्रक्रिया को या उसकी जो प्रोसेस है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके आधार पर आप एक ठोस डिसीजन ले सकते हो। जब आप ठोस डिसीजन लेते हो तब उस पर कार्य करना जो है आसान हो जाता है। तो निर्णय करने की जो क्षमताएं हैं, जो निर्णय शक्ति है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना डिसीजन से कोई भी कार्य को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सेकंड चीज़ें जो है प्लानिंग जो है, नियोजन जो है, प्लानिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना प्लान के आप कोई भी कार्य को व्यवस्थित रूप से कर नहीं सकते हो, सिस्टमेटिक ढंग से वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्लान के अभाव में आप जनरली आप देखते हो कि जो आपका गोल है, जो शैक्षिक गोल है, एजुकेशनल एम्स जो है वो मिस हो जाता है। आप उस उद्देश्य तक जो है सफलतापूर्वक वहाँ पहुँच नहीं पाते हो। सेकंड चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी संस्था में अगर आप प्रशासनिक रूप से कार्य कर रहे हो तो सभी कर्मचारी, सारी क्षेत्रों को जो संगठित होना जरूरी है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन देना जरूरी है, एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है, और तभी वो संगठन जो है एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में कार्य कर सकता है, सफलतापूर्वक अपने जो है अचीवमेंट को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर संगठन भी एक दूसरे को पॉजिटिव रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ बहुत जरूरी है। फोर्थ है कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ शैक्षिक प्रशासन को अगर आप अच्छे रूप से अगर क्रियान्वित करना है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है 3 प्रकार के होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर है, समानांतर है और नीचे से ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर प्रॉपर चैनल में जो कम्युनिकेशन एक दूसरे से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके कम्युनिकेशन के अभाव में बहुत सारी चीज़ों को जो है मिसगाइड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको कम्युनिकेशन में भी ध्यान यहाँ पर रखना है। डायरेक्शन जो है आपका निर्देशन करना, डायरेक्शन करना, क्योंकि अगर डायरेक्शन के अभाव में क्या होता है, कई बार कार्य जो है सफलतापूर्वक या अच्छे से नहीं हो पाता है। तो कार्य जब भी आप कर रहे हो, शैक्षिक प्रशासन को अगर
प्रशासनिक रूप से अगर वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है तो निश्चित रूप से आप देखोगे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या जो कार्य में वो एक्सपर्ट है उसके द्वारा जो है अपने जो समानांतर या अपने से जूनियर जो स्टाफ हैं, जो कर्मचारी है, उनको निर्देशन बराबर देते रहना चाहिए ताकि उसके आधार पे वो उस कार्य को अच्छे से कर सके, उसके ऑब्जेक्टिव तक वो पहुंच सके। नेक्स्ट है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई संगठन में चाहे वो ऊंचे पोस्ट में बैठा हो, चाहे जैसे प्रिंसिपल हो किसी विद्यालय का, या फिर आपके शिक्षक हो, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो, या फिर क्लास 4 के स्टाफ हो, अगर इसके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ों को आप जब करते हैं तो इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, पूरे लेखा जोखा उसकी होनी चाहिए, ताकि आप समझ सके कि सफलतापूर्वक किस प्रकार को कार्य कर सके, कहाँ तक अचीवमेंट हुआ है और कहाँ हम गलती कर रहे हैं या कहाँ कमियां रह गई। उसके आधार पर वो सारी चीज़ों को हम वहाँ पर जजमेंट कर सके और ताकि भविष्य में उसमें और सुधार हो सके। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग, कोई भी कार्य या कोई भी सारी चीज़ों का यहाँ पर रिपोर्टिंग भी होना जरूरी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है यहाँ पर बजटिंग, बजट बनाना, क्योंकि कोई भी संगठन में अगर प्रशासनिक रूप से अगर आप देखोगे कि एक बजट होता है और उस बजट का भी वितरण भी कार्य के अनुसार और उद्देश्यों के अनुसार वितरित होती है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाने, उसके मेंटेनेंस बनाने, टीचरों का वेतन कितना है, बच्चों पर जो बच्चों की लर्निंग प्रोसेस या नया इक्विपमेंट्स मंगाने तो वहाँ कितने खर्चे होंगे, लाइब्रेरी में कितने खर्चे होंगे, लाइफ में कितने खर्चे होंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना होगा, खेल के मैदान में स्पोर्ट्स में क्या खर्चे होंगे, तो सारी मिला के जो है वार्षिक जो बजट होनी चाहिए उसके आधार पर प्रशासन जो है उसको वितरित करता है, उसके अनुसार उसको खर्च करता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई व्यवस्था या संस्था को चलाने के लिए बजट का बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से वितरण होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है इवैल्यूएशन जो है, मूल्यांकन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल्यांकन के अभाव में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी संस्था में क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या नकारात्मक रूप से निगेटिव रूप से जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से आपका जो मूल्यांकन जो है आपके कार्यों को ये जजमेंट करता है कि सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो विद्यालय का जो उद्देश्य है उस कहाँ तक पहुँच रहे हैं और उसको बेहतर करने के लिए भी मूल्यांकन बहुत जरूरी है। क्योंकि मूल्यांकन अगर नहीं होगा तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि संगठन में किस प्रकार से या संस्था में किस प्रकार से आगे ग्रोथ कर रहा है बच्चों का, और चेंजेस क्या कर सकते हैं, न्यू इनोवेशन की बात कर सकते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स या नए नए प्रोसेस के बारे में बात कर सकते हैं हम। तो ये इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे पॉइंट से आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख के बच्चे लोग जो है अच्छे से सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, और आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। ओके।